जब एसपी मैडम ने दूध वाली का रूप धारण करके सड़क पर कदम रखा तो चारों तरफ हल्की हल्की चहल पहल थी। लोग अपने काम में मशगूल थे, लेकिन दारोगा की नजरें तुरंत एसपी मैडम पर टिक गईं। उसे लगा कि यह मौका अवैध वसूली का बिल्कुल सही है। चालान काटने के बहाने उसने कदम बढ़ाया, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने खड़ी एसपी मैडम कोई आम नागरिक नहीं है। जैसे ही दारोगा ने पैसे की मांग की, एसपी मैडम ने अचानक अपनी तेज नजरों और धैर्य से उसकी हरकतों को भांप लिया। दारोगा की आंखों में झलकती घबराहट और उसकी हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगी। लोग अनजाने में इधर उधर देख रहे थे। माहौल में अजीब सा तनाव था। एसपी मैडम ने कुछ कदम आगे बढ़ाते ही उसकी चालाकियों को पकड़ लिया और उसे ऐसा घबराया हुआ छोड़ दिया कि वह अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता रह गया। सड़क पर सन्नाटा सा छा गया और तभी एसपी मैडम ने अपने अंदाज से यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न की जाए, सही और बुद्धिमानी के सामने कोई भी चल नहीं सकता। भीड़ की नजरें अब दारोगा पर थीं और उसका आत्मविश्वास जैसे हवा में उड़ गया। शहर से करीब 48 किलोमीटर की दूरी पर बसा था छोटा सा गांव रामपुर। इस गांव की फिजाओं में मेहनतकश लोगों की खुशबू और खेतों की मिट्टी की सौंधी महक हमेशा बसी रहती थी। इसी गांव में एक वृद्ध किसान शिवांश का डेरा था। उसकी पूरी दुनिया बस उसकी थोड़ी सी जमीन और उसमें उगाई जाने वाली सब्जियों की खेती ही थी। इस बरस उसकी लौकी की फसल बेहद शानदार निकली थी। बड़ी उम्मीदों के साथ उसने अपनी बचत खर्च कर एक पुराना सा खटारा टेमो खरीद लिया था, ताकि वह सीधे शहर की मंडी तक जाकर सब्जियां बेच सके और थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमा सके। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटी की शादी के लिए अच्छे से पैसे जोड़ना। उसी रात वह अपने बेटे के साथ मिलकर टेमो में ताजी लौकियां भर लाया। उसके चेहरे पर उम्मीद की एक अलग ही चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने बेटे से मुस्कुराते हुए कहा, देखना बेटा, इस बार मंडी में अच्छा दाम मिलेगा। तेरी बहन के लिए एक सोने की बाली तो बनवा ही दूंगा। बाप बेटा रात के अंधेरे में घर से निकले ताकि सुबह होने से पहले ही मंडी तक पहुंच जाएं। गांव से शहर को जोड़ने वाला हाईवे बिल्कुल सुनसान पड़ा था। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें आगे चमकती बुझती पुलिस की लाइटें और बैरिकेड नजर आए। यह अस्थायी चेक पोस्ट था। जैसे ही उनका टेमो वहां पहुंचा, एक हवलदार ने हाथ उठाकर उसे किनारे लगाने का इशारा किया। गाड़ी रोककर शिवांश नीचे उतरा और सीधा उस मोटे तगड़े दरोगा की ओर बढ़ा। उसका नाम था निखिल सिंह। वह कुर्सी पर इस तरह पसरा बैठा था मानो किसी रियासत का मालिक हो। पान चबाते हुए उसने सवाल उछाला, हाँ भाई, कहाँ का सफर है रात में? शिवांश ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, सर, मंडी जा रहा हूँ सब्जियां बेचने। दरोगा की नजरें टेमो पर ऐसे दौड़ीं जैसे एक्सरे मशीन सामने वाले की जेब की गहराई तक तौल ले। उसने कागजात दिखाने को कहा। कांपते हाथों से शिवांश ने सारे कागज आगे कर दिए। सब कागज सही थे, लेकिन फिर भी निखिल का चेहरा संतुष्ट नहीं हुआ। वह ताने मारते हुए बोला, तेरी गाड़ी की हेडलाइट ढंग से नहीं जल रही, पीछे का इंडिकेटर टूटा पड़ा है, ऊपर से ओवरलोडिंग भी कर रखी है, अब तो भारी चालान कटेगा। ये सुनते ही शिवांश के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वह घबरा कर बोला, सरकार, ऐसा मत कहो, मैं गरीब आदमी हूँ, पहली बार अपनी गाड़ी लेकर मंडी जा रहा हूँ, बेटी की शादी करनी है, अगर चालान भर दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसकी आवाज दुआ और गिड़गिड़ाहट में बदल चुकी थी। निखिल सिंह ठहाका लगाकर हंसा। उसकी हंसी में इंसानियत की छाया नहीं, बल्कि एक शिकारी की निर्दयी झलक थी। वह बोला, देख बुढ़े, हम यहाँ टाइम पास करने नहीं बैठे, कुछ खर्चा पानी कर दे और निकल जा, वरना गाड़ी यहीं सुबह तक खड़ी रहेगी। शिवांश समझ गया कि खर्चा पानी का मतलब रिश्वत है। उसके हाथ डरते डरते जेब में गए। वहीं कुछ नोट थे जो उसने अपनी बेटी की सोने की बाली के लिए जोड़ कर रखे थे। उसने कांपते हुए एक नोट निकालकर दरोगा की ओर बढ़ाया। निखिल ने उस नोट को ऐसी नजरों से देखा जैसे कोई भीख का टुकड़ा सामने रख दिया हो। उसने जोर से अपने हवलदार को आवाज लगाई, ओए श्यामू, इनकी गाड़ी को किनारे लगवा दे, लगता है ये यहीं से सुबह का सूरज देखने वाले हैं। ये सुनते ही शिवांश सब समझ गया। उसने कांपते हाथों से अपनी हिम्मत जुटाई और जेब से कुछ नोट निकालकर दरोगा की हथेली पर रख दिए। उसकी आंखों में नमी थी। वह आंसू थे या फिर उसकी बेटी के अरमानों की कीमत, कोई नहीं जानता। निखिल सिंह ने उन पैसों को जेब में सरका लिया और बेरहमी से बोला, चल अब फटाफट निकल जा, और याद रख, इस रास्ते का टैक्स समय पर देना पड़ता है। जब तक शिवांश मंडी पहुंचा, सुबह हो चुकी थी। धूप और देर दोनों ने मिलकर उसका सारा खेल बिगाड़ दिया था। आधी से ज्यादा लौकियां पीली पड़ गई थीं और नरम हो चुकी थीं। मजबूरी में उन्हें औने पौने दामों पर बेचना पड़ा। जहां हजारों का मुनाफा होना चाहिए था, वहां घाटा ही घाटा हुआ।
शिवांश घर तो लौट आया, लेकिन उसका मन और आत्मा वहीं हाईवे पर मर चुके थे। पहले से ही कर्ज में डूबा वह इस सदमे को सह नहीं पाया। कुछ ही दिनों बाद गांव में खबर गूंजी, शिवांश ने अपने ही खेत में पेड़ से लटक कर जान दे दी। अखबार के एक कोने में छपी इस छोटी सी खबर पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही खबर एक फाइल बनकर एसपी ऑफिस पहुंची और जाकर आ गिरी आईपीएस ऑफिसर अन्विता सिंह की टेबल पर। अन्विता सिंह अपने नाम की तरह कोमल नहीं थी, बल्कि फौलाद जैसी सख्त और अडिग थी। वर्दी और उसके फर्ज की बात आते ही वह किसी तूफान की तरह हो जाती थी। गरीबी उसने खुद भी देखी थी और किसानों की बेबसी को बारीकी से समझती थी। फाइल पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि गुस्से की चिंगारियां झलक रही थीं। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर चिराग शर्मा को बुलाया। उसने गुस्से से कहा, शर्मा, ये फाइल देखो, ये कोई आत्महत्या नहीं, ये कत्ल है और इसका गुनहगार हमारे ही विभाग के कुछ गंदे कीड़े हैं। शर्मा ने फाइल पढ़ी तो उसका भी खून खौल उठा। उसने कहा, मैडम, ये तो हर रोज का खेल है। उस हाईवे पर निखिल सिंह और उसकी टीम ने वसूली का अड्डा बना रखा है। ट्रक वाले हों, सब्जी वाले या दूध वाले, कोई भी बिना टैक्स दिए वहां से गुजर नहीं सकता। अन्विता ने गंभीरता से पूछा, शिकायत क्यों नहीं करता कोई? शर्मा ने जवाब दिया, मैडम, गरीब डरते हैं और जो बड़े व्यापारी हैं वो सोचते हैं कि कुछ पैसे देकर झंझट से बचना बेहतर है। ऊपर से निखिल के पीछे किसी बड़े अफसर का हाथ बताया जाता है। कुछ पल के लिए अन्विता चुप रही। उसकी आंखें दीवार पर टंगे अशोक स्तंभ पर टिक गईं। फिर दृढ़ स्वर में बोली, अगर सिस्टम के भीतर का कीड़ा सिस्टम से नहीं निकलेगा तो हमें नियम से बाहर जाकर उसे पकड़ना पड़ेगा। शर्मा समझ गया कि मैडम अब खुद मैदान में उतरने वाली हैं। एक योजना बनी, स्टिंग ऑपरेशन, लेकिन बिना कैमरे और बिना माइक्रोफोन के। इस बार सबूत खुद अन्विता होंगी। अगर वह वर्दी में जाती तो निखिल जैसे लोग तुरंत सतर्क हो जाते। इसीलिए उसे उनमें से एक बनना था, एक मजबूर, लाचार और आसान शिकार। अगले 2 दिन तैयारी में गुजरे। एक पुरानी खटारा मोटरसाइकिल का इंतजाम हुआ जिस पर दूध वाले ड्रम बांधते हैं, वैसे ही बड़े बड़े एल्यूमिनियम के ड्रम लगाए गए। अन्विता ने अलमारी से फीकी और पुरानी साड़ी निकाली, बालों को अस्त व्यस्त कर लिया, चेहरे पर धूल और कालिख मल ली ताकि लगे कि वह कोई साधारण देहाती औरत है जो रोज दूध बेचकर घर चलाती है। जब वह आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद को पहचान पाना मुश्किल था। वहां आईपीएस अन्विता सिंह नहीं, बल्कि एक कमला खड़ी थी जो जिंदगी से जूझ रही थी। ऑपरेशन वाले दिन सुबह उसने टीम को ब्रीफ किया, मैं अकेली जाऊंगी, तुम लोग मुझसे कम से कम 2 किलोमीटर दूर अलग अलग गाड़ियों में सिविल ड्रेस में रहोगे। जब तक मैं सिग्नल ना दूं कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। शर्मा ने चिंतित होकर कहा, मैडम, ये बहुत रिस्की है। अन्विता हल्के से मुस्कुराई, बोली, शर्मा, रिस्क तो सड़क पार करने में भी होता है, मगर जब बात वर्दी की इज्जत की हो तब हर खतरा छोटा लगता है। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर शर्मा की ओर बढ़ा दी। आज मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरी मजबूरी होगी। सुबह का धुंधलक्का फैला हुआ था, सूरज पूरी तरह उगा नहीं था और सड़क पर हल्की ठंडक थी। अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर दूध के बड़े बड़े ड्रम लादकर अन्विता धीरे धीरे उसी हाईवे की ओर बढ़ रही थी। मोटरसाइकिल से उठती खटखट की आवाज उसके किरदार को और सजीव बना रही थी। जो भी देखता उसे बस एक साधारण दूध बेचने वाली औरत ही समझता, लेकिन उस फटी साड़ी और थके चेहरे के पीछे एक तेज तर्रार दिमाग और लोहे सा इरादा छिपा था। दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर चेहरे पर उसने थकान और बेबसी का मुखौटा ओढ़ रखा था। जानबूझकर वह उसी इलाके में पहुंची जहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। वही बैरिकेड, वही अस्थायी चेक पोस्ट और उसी पर अपनी अकड़ में बैठा था दरोगा निखिल सिंह। जैसे ही उसकी नजर इस दूध वाली औरत पर पड़ी, उसकी आंखों में वही शिकार खोजने वाली चमक आ गई। उसने अपने हवलदार को इशारा किया। डंडा सामने करते ही मोटरसाइकिल रुक गई। निखिल अपनी जगह से उठकर अकड़ते हुए बाइक के पास आया। ऊपर से नीचे तक उसने अन्विता को घूरा। उसकी गंदी नजरें जैसे उसके बदन पर रेंग रही थीं। एक पल को अन्विता के भीतर गुस्से की लहर उठी, लेकिन उसने खुद को काबू में किया। मन ही मन बोली, संभल अन्विता, तू यहाँ अफसर नहीं, एक कमला है, बेबस औरत। ओए रुक जा! निखिल की कड़क आवाज गूंजी। ये कैसी खटारा बाइक चला रही हो? नंबर प्लेट टूटी है, इंडिकेटर खराब है, हेलमेट भी नहीं पहना, कहां से चली आ रही हो? अन्विता धीरे से बाइक से उतरी, घूंघट थोड़ा और खींच लिया और कांपती आवाज में बोली, साहब, पास के गांव से आई हूं, शहर में दूध देने जा रही हूं। उसकी आवाज में उसने जानबूझकर डर और कमजोरी भर दी थी। निखिल ने रौब झाड़ते हुए कहा, दूध देने जा रही है या लोगों की जान लेने? इस कबाड़ जैसी गाड़ी से किसी को ठोक दिया तो तेरा चालान कटेगा, और वो भी मोटा वाला।
ये सुनकर अन्विता लगभग रो पड़ी। उसने हाथ जोड़ लिए और आंखों में सच्ची बेबसी उभर आई। नहीं साहब, ऐसा जुल्म मत करना। मैं गरीब औरत हूँ, रोज दूध बेचकर जैसे तैसे बच्चों का पेट पालती हूँ। कहाँ से भरूंगी चालान? घर का किराया बाकी है, बच्चों की फीस देनी है। रहम करो सरकार। उसके स्वर में उसने हर उस गरीब की चीख मिला दी थी जिसे निखिल जैसे लोग रोज रौंदते थे। इतना सुनते ही निखिल सिंह का चेहरा तमतमा गया। उसे लगा कि यह औरत उसकी धौंस को चुनौती दे रही है। वह गुर्राया, गरीब है तो क्या हुआ? कानून सबके लिए बराबर होता है। हम यहाँ नियम तोड़ने वालों का मजाक देखने बैठे हैं क्या? फिर अचानक उसकी आवाज धीमी हुई, चेहरे पर मक्कार मुस्कान फैल गई और वह धीरे से बोला, देखो मैं भी सब समझता हूँ, तुम परेशान हो। दरोगा निखिल सिंह चालाकी से बोला, अगर चालान नहीं कटवाना चाहती तो एक काम कर, जल्दी से कुछ खर्चा पानी थमा दे। हमारी जेब भी थोड़ी गर्म हो जाएगी और तेरा रास्ता भी साफ हो जाएगा, वरना मजबूरन चालान काटना पड़ेगा। यह कहते हुए उसने घिनौना कदम उठाया, बाइक की चाबी खींच ली। जब तक हिसाब साफ नहीं होगा चाबी यहीं रहेगी। अब खेल अपने असली मोड़ पर आ चुका था। यही तो अन्विता चाहती थी, रिश्वत की सीधी मांग। उसने गिड़गिड़ाने का अभिनय और गहरा कर दिया, साहब रहम करिए, मैं गरीब औरत हूँ, दूध बेचकर ही बच्चों का पेट भरती हूँ। आज की कमाई भी आप ले लोगे तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? उसकी आंखों से आंसू ढलक पड़े। ये सिर्फ दिखावे के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उसने शिवांश और उसके जैसे हजारों बेबस लोगों के लिए महसूस किया था। लेकिन निखिल पर इन आंसुओं का कोई असर नहीं पड़ा। वह हंसा और गरजा, ये रोने धोने का नाटक मुझे मत दिखा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। सीधे बोल, पैसे दे रही है या गाड़ी थाने में बंद करवाऊं? अन्विता ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी छोटी सी पोटली खोली। उसमें कुछ मुड़े तुड़े नोट और ढेर सारी चिल्लर थी। कांपते हाथों से उसने थोड़ी रकम निकाली और बढ़ाते हुए बोली, साहब आज की कमाई से बस इतना ही है, यही रख लो और मुझे जाने दो। निखिल ने उन नोटों को ऐसे झटक दिया जैसे वे कागज के टुकड़े हों। ये भीख समझा है क्या? तेरी बाइक का चालान मोटा कटना है, ढंग की रकम दे वरना अपनी गाड़ी से हाथ धो ले। अब अन्विता के भीतर छिपा आईपीएस ऑफिसर करवट ले रहा था। गुस्सा उसकी नसों में दौड़ रहा था, मगर उसने खुद को काबू में रखा। उसने ठाना यही लालच उसे जाल में फंसाएगा। बस इतना ही है साहब, और पैसे नहीं है? चाहो तो ये दूध के ड्रम रख लो, यही मेरी जमा पूंजी है। उसने आखिरी पत्ता फेंका। निखिल ठहाका मारकर हंसा, दूध का मैं क्या करूंगा? चल ठीक है, आखिरी मौका दे रहा हूं। अन्विता ने सिर झुका लिया जैसे हार मान चुकी हो। वह बोली, ठीक है साहब, देती हूं। फिर उसने पोटली खोली। नोट निकालने का नाटक करते हुए उसने अपने कंधे से साड़ी का पल्लू एक खास अंदाज में सरका दिया। यह वही संकेत था जिसका इंतजार उसकी टीम कर रही थी। हाईवे के किनारे खड़ी पुरानी वैन और एक कार के दरवाजे एक साथ खुले। सादे कपड़ों में इंस्पेक्टर शर्मा और उनकी टीम फुर्ती से बाहर निकले। देखते ही देखते पूरे चेक पोस्ट को घेर लिया गया। निखिल सिंह और उसके हवलदार कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि उन पर शिकंजा कस चुका था। घबराकर निखिल चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? हटो यहां से, पुलिस के काम में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो? तभी उसके सामने खड़ी दूध बेचने वाली औरत धीरे धीरे सीधी खड़ी हुई। उसने अपना घूंघट पीछे हटाया, झुकी हुई कमर तन कर सीधी हो गई। उसकी आंखों की घबराहट अब लोहे जैसी सख्ती में बदल चुकी थी। जो आवाज अभी तक कांप रही थी वही अब जंगल की शेरनी की गरज जैसी गूंज रही थी। दरोगा निखिल सिंह उस लहजे को सुनकर जैसे पत्थर हो गया। ये वही आवाज नहीं थी जो अभी उसके सामने दया की भीख मांग रही थी। ये आवाज थी एक अधिकारी की। तुम कौन हो? निखिल की जुबान थरथराने लगी। अन्विता ने साड़ी के भीतर से आईडी कार्ड निकाला और उसके सामने लहराया। मैं हूं एसपी अन्विता सिंह, तुम्हारी जेब गर्म करने आई हूं। अब निकालो, जितने भी रुपये आज तक गरीबों से लूटे हैं सब मेरे सामने रख दो। कार्ड पर छपा नाम और फोटो देखकर निखिल का चेहरा पल भर में बदल गया। गुस्से से भरा उसका लाल चेहरा अब पीलेपन से भरा हुआ था। उसके हाथ पांव जैसे सुन्न हो गए। जिस औरत को वह अब तक गरीब दूध बेचने वाली समझकर अपमानित कर रहा था वही खुद जिले की एसपी निकली। मैडम वो मैं तो बस मजाक कर रहा था, निखिल ने लड़खड़ाते हुए कहा, मगर उसके शब्द गले में अटक गए। अन्विता की आवाज गड़गड़ाहट जैसी गूंजी। मजाक? शिवांश नाम याद है? वह किसान जिससे तुमने रिश्वत लेकर लूटा था, तुम्हारे कारण वह अपनी जान गंवा बैठा। यह मजाक है? वो हजारों गरीब लोग जिनकी थाली से तुम रोज निवाला छीनते हो, क्या वह मजाक है? इतना सुनते ही इंस्पेक्टर शर्मा ने आगे बढ़कर निखिल का हाथ मरोड़ा और उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। निखिल की अकड़ पिघल गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए पत्ते की तरह अन्विता के पैरों में आ गिरा। माफ कर दीजिए मैडम,
गलती हो गई, मेरे भी बच्चे हैं। अन्विता की आंखों में नफरत थी। जब तुम शिवांश से पैसे छीन रहे थे तब क्या तुम्हें उसके बच्चे याद नहीं आए? जब तुम मुझे मेरे बच्चों का वास्ता देकर ब्लैकमेल कर रहे थे तब अपने बच्चे क्यों याद नहीं आए? तुम्हारे जैसे लोग इस वर्दी पर धब्बा हैं। टीम ने बाकी हवलदारों को भी दबोच लिया। निखिल की जेब से रिश्वत के नोट बरामद हुए, जिनमें वही पैसे भी थे जो अन्विता ने उसे जाल में फंसाने के लिए दिए थे। निखिल की गिरफ्तारी महज शुरुआत थी। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि इस उगाही का सरगना कोई और नहीं बल्कि डीएसपी राठौर है। लूटी हुई रकम का बड़ा हिस्सा उसी की तिजोरी में जाता था। अगली सुबह ही अन्विता ने अपनी टीम संग डीएसपी राठौर के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। राठौर को उसके आलीशान मकान से गिरफ्तार किया गया। घर से इतनी नकदी और प्रॉपर्टी के कागजात मिले जो उसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थे। यह खबर पूरे जिले में जंगल की आग की तरह फैल गई। कल तक लोग जिनके आगे सलाम ठोकते थे आज उनकी तरफ देखना भी शर्म समझ रहे थे। कुछ ही दिनों बाद एसपी अन्विता सिंह सीधे रामपुर गांव पहुंची। वहां शिवांश की टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर उसकी बूढ़ी पत्नी और जवान बेटा बैठे थे। उनकी आंखों में अब भी वही गहरा खालीपन तैर रहा था। अन्विता ने अपनी सरकारी गाड़ी गांव से कुछ दूरी पर ही रुकवा दी थी। वह पैदल चलकर उस जर्जर सी झोपड़ी तक पहुंची जहां शिवांश की बूढ़ी पत्नी और जवान बेटा बैठे थे। पास जाकर उसने नरमी से कहा, मैं एएसपी अन्विता सिंह हूं। आपके पति के साथ जो अन्याय हुआ था उसके जिम्मेदार लोग अब सलाखों के पीछे हैं। ये सुनते ही शिवांश की पत्नी फफक कर रो पड़ी और अन्विता के हाथ पकड़ ली। मैडम, क्या इससे मेरा आदमी वापस आ जाएगा? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि हवा भी थम सी गई। अन्विता के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी अपनी आंखें भी भीग गईं। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, नहीं माँ जी, मैं आपके पति को लौटा तो नहीं सकती, लेकिन यह वचन जरूर देती हूँ कि अब इस हाईवे पर कोई और किसान शिवांश नहीं बनेगा। आपके बेटे की जिम्मेदारी अब मेरी है। अगर वह चाहे तो मैं उसे पुलिस फोर्स में भर्ती करवाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दूंगी। उस दिन उस छोटे से गांव में सिर्फ इंसाफ नहीं हुआ था बल्कि विश्वास की एक नई लौ भी जल उठी थी। रात को जब अन्विता अपने दफ्तर में अकेली बैठी थी उसकी नजर अपनी वर्दी पर पड़ी। यही वर्दी पहनकर निखिल सिंह और राठौर जैसे लोग गरीबों पर जुल्म ढाते थे और इसी वर्दी को पहनकर उसने उन जालिमों को सजा दी थी। उसके मन में एक गहरी सोच कौंधी, वर्दी कभी गुनहगार नहीं होती। गुनाहगार होते हैं वह लोग जो इसे पहनकर गलत रास्ता चुनते हैं। और जब तक मेरे जैसे अफसर इस वर्दी को संभाले खड़े हैं यह दाग धुलते रहेंगे, चाहे मुझे दूध वाली बनना पड़े या कुछ और। उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून उतर आया था, फर्ज निभाने का सुकून। कुछ महीने बीत गए। दरोगा निखिल सिंह और डीएसपी राठौर की गिरफ्तारी अब अतीत बन चुकी थी, लेकिन पूरे जिले में अब भी सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, आईपीएस अन्विता सिंह। लोग उसे सिर्फ पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक मसीहा की तरह देखने लगे थे। गरीबों और पीड़ितों के लिए उसका दफ्तर हमेशा खुला रहता। गांव गांव में एक ही बात कही जाती, मैडम है तो न्याय मिलेगा। उधर शिवांश का बेटा आरव अब पुलिस ट्रेनिंग के लिए निकल चुका था। छुट्टियों में जब भी गांव लौटता अन्विता से मिलने जरूर आता। उसकी आंखों में वर्दी पहनने का जुनून और आत्मविश्वास देखकर अन्विता को लगता कि उसने शिवांश से किया अपना वादा पूरा कर दिया। लेकिन यह चयन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। यह दरअसल आंधी से पहले की खामोशी थी। एक सुबह उसका सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका इंस्पेक्टर शर्मा घबराए चेहरे के साथ उसके केबिन में दाखिल हुआ। मैडम, एक बुरी खबर है। शर्मा की आवाज में तनाव था। क्या हुआ? अन्विता ने तुरंत पूछा। डीएसपी राठौर के खिलाफ जो सबसे बड़ा गवाह था हवलदार श्यामू, उसकी जेल में मौत हो गई है। अन्विता की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? प्रशासन कह रहा है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन में था, शर्मा ने बताया, मगर उसके लहजे में साफ शक झलक रहा था। अन्विता झटके से कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी नजरें तलवार जैसी तेज हो गईं। आत्महत्या? एक ऐसा आदमी जो अपनी सजा कम करवाने के लिए सब सच सच बताने को तैयार था, वह खुदकुशी क्यों करेगा? नहीं शर्मा, यह आत्महत्या नहीं है, यह कत्ल है। किसी ने उसे चुप करवा दिया है। शर्मा ने सिर झुका दिया। मुझे भी यही लगता है मैडम। आखिरकार राठौर कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था। अन्विता के दिमाग में अब तस्वीर साफ होने लगी थी। इंस्पेक्टर शर्मा की बातों ने जैसे एक नया दरवाजा खोल दिया। शर्मा, अब मुझे समझ आ गया है। हमने अब तक बस जाल में फंसी छोटी छोटी मक्खियां पकड़ी हैं, लेकिन असली मकड़ी अभी भी आजाद घूम रही है और अपने धागे और गहरे बुन रही है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। श्यामू की मौत महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा है। राठौर और निखिल तो सिर्फ मोहरे थे, असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे बैठा है। वह पल भर रुकी और फिर बोली, शर्मा, तुरंत श्यामू की मौत की पूरी फाइल मंगवाओ।
और याद रखना, यह जांच हम बेहद खामोशी से करेंगे। किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगनी चाहिए। इस बार हम एक दरोगा या डीएसपी से नहीं, बल्कि ऐसी ताकत से टकराने जा रहे हैं जो राज्य के सिस्टम के दिल तक फैली हुई है। जांच शुरू हुई, लेकिन हर तरफ एक रहस्यमयी सन्नाटा था। जेल के कैदी भी खामोश थे, अफसर भी। सबकी आंखों में डर साफ झलकता था, जैसे किसी ने हर सबूत पर मोटा पर्दा डाल दिया हो। कई दिन बीत गए, पर अन्विता और शर्मा के हाथ खाली ही रहे। फिर एक रात शर्मा सीधे अन्विता के घर आया। उसके हाथ में एक पुराना, धूल और धब्बों से भरा पैकेट था। मैडम, यह श्यामू के घर से मिला है। उसकी पत्नी कह रही थी कि श्यामू ने मरने से कुछ दिन पहले यह उसे दिया था और कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे किसी ईमानदार अफसर तक पहुंचा देना। अन्विता ने पैकेट फाड़ा। अंदर एक पतली सी डायरी थी। उसके पन्नों पर तारीखों के साथ अजीब अजीब कोड और नाम लिखे थे। पहली नजर में वे समझ से बाहर थे, लेकिन अन्विता की तेज नजरें तुरंत एक पैटर्न पकड़ गईं। देख शर्मा, यहाँ बार बार MLL लिखा है और यहाँ सिन्हा सर। ये किसका नाम हो सकता है, पता लगाओ। अगले दिन शर्मा जब लौटा, उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। मैडम, ये नाम कुणाल सिन्हा से मेल खा रहा है। IG पुलिस मुख्यालय, पूरे राज्य के सबसे ताकतवर अफसरों में से एक। शर्मा की आवाज थरथराई। लेकिन IG सिन्हा पर शक? ये तो... अन्विता ने बीच में ही काटा। उसकी आंखों में आग थी। क्यों? क्या बड़े अफसर कानून से ऊपर होते हैं? अगर सच वहां तक जाता है तो हमें वहीं तक जाना होगा। फिर उसने डायरी के दूसरे पन्ने पर उंगली रखी। और ये MLL, मुझे लगता है ये कोई बिजनेसमैन है, ट्रांसपोर्ट या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा। शर्मा, तुरंत शहर के बड़े व्यापारियों की लिस्ट निकालो जिनके नाम M और L से शुरू होते हैं। घंटों की पड़ताल के बाद आखिरकार एक नाम सामने आया, आदित्य मल्होत्रा। वह शहर का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर और कंस्ट्रक्शन माफिया था। ऊपर से रईस और इज्जतदार बिजनेसमैन, लेकिन अंदर से गहरे खेल का बादशाह। उसकी पहुंच मंत्रियों से लेकर बड़े पुलिस अफसरों तक थी। डायरी में लिखे कोड अब एक एक कर खुलने लगे। सीमेंट के ट्रकों में छिपे पैकेज, हाईवे कंस्ट्रक्शन के नाम पर काला धंधा और हर लेन देन में पुलिस की मौन साझेदारी। अन्विता के दिमाग में एक तस्वीर साफ उभर आई। यह सब महज उगाही नहीं थी, बल्कि एक पूरा सिंडिकेट था। और इस सिंडिकेट का असली सरगना था IG कुणाल सिन्हा, जो आदित्य मल्होत्रा जैसे बिजनेसमैनों के जरिए अपना जाल फैला रहा था। राठौर और निखिल तो बस उस बड़े खेल की मामूली मोहरे थे। लेकिन सवाल यह था कि एक IG और शहर के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन के खिलाफ सबूत लाया कहां से जाए। डायरी में लिखे कोर्ट अदालत में कोई मायने नहीं रखते थे। उन्हें चाहिए था कुछ ऐसा जिसे कोई भी नकार न सके। अन्विता ने गहरी सांस लेकर कहा, शर्मा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे आदित्य के सिंडिकेट के अंदर जाना होगा। शर्मा चौंक गया। मैडम, यह आत्मघाती कदम है। वो लोग राठौर से 1000 गुना ज्यादा खूंखार हैं। अगर आप फंस गईं तो... अन्विता ने दृढ़ आवाज में उसकी बात काट दी। मैं वर्दी पहनती हूँ, जान दांव पर लगाना मेरा फर्ज है, लेकिन खामोश बैठना नामुमकिन है। इस बार भेष बदलना आसान नहीं होगा। मुझे ऐसी पहचान चाहिए जिससे मैं सीधे आदित्य के दफ्तर तक पहुंच सकूं। 2 हफ्तों की तैयारी के बाद एक नया चेहरा सामने आया, काव्या शर्मा। कहानी घड़ी गई कि वह छोटे कस्बे की पढ़ी लिखी विधवा है, जिसके पति की मौत हाल ही में एक्सीडेंट में हो चुकी थी। उसे अकाउंट्स का थोड़ा ज्ञान था और पेट पालने के लिए नौकरी की बेहद जरूरत। अन्विता ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। इस बार वह साड़ी वाली देहाती औरत नहीं, बल्कि साधारण सलवार कमीज में ढकी ढकी सहमी हुई लोअर मिडिल क्लास महिला बनी। उसने मोटा चश्मा लगाया, बोली में संकोच और चाल ढाल में लाचारगी घोल दी। उधर खबर आई कि शहर के बाहरी इलाके में बने आदित्य के विशाल वेयरहाउस में एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की जगह खाली है। काव्या शर्मा बनकर अन्विता वहां इंटरव्यू देने पहुंची। मैनेजर चालाक किस्म का आदमी था। उसने कई सवाल दागे, लेकिन अन्विता ने इतनी सच्चाई और बेबसी से अपनी घड़ी हुई कहानी सुनाई कि वह पिघल गया। अंत में उसने कहा, कल से काम पर आना और ध्यान रखना, यहाँ गलती की सजा माफी नहीं, मौत होती है। पहला कदम कामयाब रहा। अन्विता अब शेर की मांद में थी। धीरे धीरे उसने गोदाम का असली खेल समझना शुरू किया। ऊपर से वह सीमेंट और सरिया का गोदाम था, मगर रात ढलते ही सब बदल जाता। दिन में सीमेंट से भरे ट्रक रात को गुप्त पैकेजों से भर जाते। अकाउंट्स में भी भारी घपले थे। कई ट्रक दर्ज तो होते थे, मगर माल कहाँ गया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अन्विता चुपके चुपके हर हरकत पर नजर रखती। उसकी अदाकारी इतनी जबरदस्त थी कि कोई शक तक नहीं करता। सब उसे बेचारी, डरी सहमी औरत मानते रहे। एक रात उसने जान जोखिम में डालकर बड़ा कदम उठाया। जैसे ही मैनेजर चाय पीने बाहर गया, उसने उसके केबिन से एक पेन ड्राइव कॉपी कर ली।
दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन हाथ स्थिर रहे। उसे एहसास था इस पेन ड्राइव में पूरे राज छिपे हैं। आधी रात को उसने इंस्पेक्टर शर्मा को सुनसान जगह बुलाया। लैपटॉप पर पेन ड्राइव खोलते ही दोनों स्तब्ध रह गए। उसमें सिर्फ हेरा फेरी के खाते नहीं, बल्कि हर गैर कानूनी डिलीवरी का पूरा रिकॉर्ड दर्ज था। हर अफसर को दी गई रिश्वत और हर महीने आईजी सिन्हा तक पहुंचाए जाने वाले हिस्से का पूरा हिसाब उस पेन ड्राइव में मौजूद था। यह एक ऐसा ढांसू सबूत था जो पूरे नेटवर्क की जड़ें हिला सकता था। शर्मा ने तुरंत कहा, मैडम, अब देर करना खतरनाक होगा। कल सुबह ही हम आदित्य और उसके पूरे गिरोह को उठाएंगे। टीम को अलर्ट कर देता हूँ। अन्विता ने सिर हिलाया। ठीक है, इस ऑपरेशन में कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन किस्मत की चाल और ही थी। अगली सुबह जब अन्विता हमेशा की तरह वेयर हाउस पहुंची तो वहां का माहौल बदला बदला था। मैनेजर की आंखें बार बार उसी पर टिक रही थीं, जैसे वह कुछ खोज रहा हो। शक की गंध हवा में घुल चुकी थी। शायद पेन ड्राइव के गायब होने का राज किसी को लग चुका था। अन्विता शांत होकर अपना काम करती रही। तभी अचानक 4 काली एसयूवी जोर से ब्रेक लगाकर वेयर हाउस के बाहर रुकी। दरवाजे खुले और खुद आदित्य बाहर निकला। उसके साथ उसके खूंखार बदमाश थे। आदित्य सीधा अन्विता की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। काव्या शर्मा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इतना अच्छा कि मेरे सिस्टम तक पहुंच गई। अन्विता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ आ गया था, राज खुल चुका है। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं समझ नहीं पा रही मालिक। आदित्य ठहाका मारकर हंसा। समझ जाओगी। खबर आई है कि शहर में नई एसपी आई है, भेष बदलने की उस्ताद। और तुम्हारी आंखें, उनमें वही चमक है, पुलिस की चमक। इससे पहले कि वह कोई और बहाना करती, उसके 2 गुंडों ने झपटकर उसे पकड़ लिया। उसका फोन छीन लिया गया। अब वह अकेली थी, दुश्मनों से घिरी हुई। आदित्य ने उसकी गर्दन दबोचते हुए पूछा, बताओ कौन हो तुम और तुम्हारे साथ कौन है? अन्विता चुप रही। उसने अपनी ट्रेनिंग याद की। डरना नहीं है, टूटना नहीं है। आदित्य ने आंखें तरेरी और अपने गुंडों को आदेश दिया, इसे पीछे वाले कमरे में ले जाओ, वहां से सब उगलवा लेना। गुंडे उसे घसीटते हुए अंधेरे कमरे में ले गए। अन्विता जानती थी कि वक्त उसके खिलाफ दौड़ रहा है। बाहर शर्मा और टीम उसके सिग्नल का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन सिग्नल भेजने का कोई तरीका नहीं था। अचानक उसकी नजर छोटी सी खिड़की पर पड़ी। उसने कमरे में पड़ा भारी लोहे का डिब्बा उठाया और पूरी ताकत से खिड़की पर दे मारा। धड़ाम की गूंज चारों तरफ फैल गई। बाहर इंतजार कर रहे इंस्पेक्टर शर्मा चौकन्ना हो गए। टीम रेडी हो जाओ, मैडम खतरे में है, अभी अंदर घुसना होगा। और फिर वही हुआ जिसकी आदित्य ने कल्पना तक नहीं की थी। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वेयर हाउस को घेर चुकी थीं। कमांडो दरवाजे तोड़कर अंदर घुस पड़े। आदित्य और उसके गुंडे कुछ समझ ही नहीं पाए कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। कुछ ही मिनटों में वे हथकड़ियों में जकड़े पड़े थे। शर्मा सीधा उस कमरे की ओर भागा जहां अन्विता कैद थी। अंदर 2 गुंडे उसे धमका रहे थे, लेकिन अन्विता भी कहां पीछे हटने वाली थी। उसने कुर्सी उठाकर एक गुंडे को जोर से दे मारा। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन आंखों में जीत की चमक थी। अन्विता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देर कर दी शर्मा, आते आते। आदित्य की गिरफ्तारी और उस रहस्यमयी पेन ड्राइव का खुलासा पूरे राज्य में हलचल मचा गया। सत्ता के गलियारों से लेकर पुलिस मुख्यालय तक हर जगह भूचाल आ गया। मीडिया चैनलों पर यही चर्चा थी, सिंडिकेट का साम्राज्य ढह गया। कुछ ही दिनों में आईजी कुणाल सिन्हा को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ विशेष जांच समिति बिठा दी गई। वह जाल जो सालों से बुनकर मासूमों की कमाई और खून चूस रहा था, अब बिखर चुका था। इस बार अन्विता सिंह का नाम सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहा, वह पूरे देश में ईमानदारी और साहस की मिसाल बन गई। कुछ महीने बाद का नजारा बिल्कुल अलग था। पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में पासिंग आउट परेड का दिन था। मैदान खचाखच भरा था। उन नए चेहरों के बीच जो देश की सेवा की कस्में खाने वाले थे, एक चेहरा और था, आरव, वही शिवांश का बेटा। आज वह प्रशिक्षित कांस्टेबल बन चुका था और पहली बार वर्दी में कदम रख रहा था। उस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अन्विता सिंह को बुलाया गया था। जैसे ही परेड की टुकड़ी उसके सामने से गुजरी और आरव ने झुककर उसे सलाम ठोका, पूरे पल का अर्थ ही बदल गया। आरव की आंखों में गर्व की चमक थी, जबकि अन्विता की आंखों में किसी मां जैसे सुकून की झलक। यह क्षण सिर्फ सलाम का नहीं, बल्कि एक वचन निभाने का था। परेड के बाद अपने संबोधन में अन्विता की आवाज गूंज उठी, ये वर्दी कोई आम कपड़ा नहीं है, ये एक बोझ, एक वादा और एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी उन लोगों की जो शिवांश जैसे बेबस होकर
न्याय की राह तकते हैं। याद रखो, जब सिस्टम के भीतर बैठे लोग जुल्म ढाते हैं, तब इसी वर्दी को पहनकर कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े भी होते हैं। तुम्हें हमेशा वह सिपाही बनना है जो अन्याय से लड़े, न कि वह जो अन्याय करे। उसकी बातें हवा में नहीं गईं। मैदान में खड़े हर नए जवान ने उस आवाज को अपनी आत्मा में महसूस किया। आज की यह परेड सिर्फ एक बैच की पासिंग आउट नहीं थी, बल्कि एक नई पीढ़ी के संकल्प का ऐलान थी। लड़ाई अभी लंबी थी, लेकिन आज अन्विता सिंह की असली जीत यही थी कि अब उसके साथ न्याय के लिए लड़ने वाली एक ईमानदार फौज खड़ी थी। तो दोस्तों, यह दास्तान केवल एक आईपीएस ऑफिसर की बहादुरी नहीं, बल्कि उस अटूट यकीन की गवाही है। यह यकीन कि चाहे भ्रष्टाचार और अन्याय की परछाइयां कितनी भी गहरी क्यों न हो, सच्चाई और हिम्मत की एक छोटी सी लौ उन्हें मिटाने के लिए काफी होती है। हमने देखा कि किस तरह एक अकेली औरत ने सिर्फ अपनी वर्दी की ताकत से नहीं, बल्कि अपने साफ इरादों और अटूट विश्वास से समाज के भीतर बैठे जहर को जड़ से उखाड़ फेंका। शिवांश की मजबूरी से लेकर आरव की शान तक का यह सफर हमें सिखाता है कि इंसाफ सिर्फ किताबों में लिखा शब्द नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत भी बन सकता है। कभी दूध बेचने वाली बनकर और कभी एक आम नौकरी पेशा औरत का रूप धरकर उसने सबको साबित कर दिया कि जब मकसद नेक हो तो इंसान किसी भी रूप में बुराई को पराजित कर सकता है। यह कहानी उन तमाम ईमानदार और गुमनाम अफसरों को समर्पित है जो बिना शोर मचाए, बिना किसी दिखावे के हर दिन इस देश और समाज को बेहतर बनाने की लड़ाई लड़ते हैं। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी की यह लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए, तो इस सोच को आगे बढ़ाइए। अपने करीबियों से यह दास्तान जरूर साझा कीजिए ताकि और भी लोग इस जंग का हिस्सा बन सकें। याद रखिए, बदलाव तभी संभव है जब हम सब मिलकर उस बदलाव की जिम्मेदारी उठाएं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी पहल किसी और को हिम्मत दे दे और वही हिम्मत एक नए कल की नींव रखे। दोस्तों, अगर आपको आईपीएस अन्विता सिंह की यह जज्बे और हिम्मत से भरी कहानी दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और ऐसी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए। क्या पता आपकी शेयर की हुई यह कहानी किसी को नई प्रेरणा और अपने हक के लिए खड़े होने की ताकत दे दे। और सबसे जरूरी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही कहानियां, कभी जज्बे की, कभी इंसाफ की और कभी उस सच्चाई की जिसे कोई दबाना चाहता है। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी हम एक नई कहानी लेकर आएं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे। याद रखिए, आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब सिर्फ हमें सपोर्ट नहीं करता, बल्कि उन सभी गुमनाम और ईमानदार अफसरों को भी सलाम है जो हर दिन इस देश को बेहतर बनाने की जंग लड़ रहे हैं।